नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट का सिलेबस हम कवर अप कर रहे हैं और लगातार आपको डेली 8 बजे ये क्लास प्रोवाइड होती है, जिसमें हम यूपी पैट का सिलेबस करा रहे हैं। और आज जो हमारा सेशन है वह है एक बहुत विशेष और बहुत अहम टॉपिक, प्राचीन भारत का और भारतीयों पर विदेशियों का आक्रमण के बीच का एक ऐसा टॉपिक है जिसे भारतीय इतिहास में बहुत अहम माना जाता है और उस टॉपिक का नाम है राजपूत वंश। अधिकांश बच्चों को इस वंश के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी नहीं होती, बस सामान्य प्रकार की जानकारी होती है। तो आज हमारे माध्यम से आप इसके बारे में विशेष प्रकार की जानकारी और कहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या टॉपिक है और क्या भारतीय इतिहास पर इसका महत्व है, ठीक है, और विदेशियों के भारत पर आगमन व आक्रमण से इस पर क्या प्रभाव पड़ा या विदेशियों के आने से इसका क्या संबंध है। तो आज हम सारी विशेष प्रकार की बातों पर आज बात करने वाले हैं। और बात शुरू करने से पहले और क्लास को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्या है हमारा टॉपिक। तो देखिए, समय है 6ठी शताब्दी का, ठीक है, क्योंकि 6ठी शताब्दी तक अगर हम बात करें तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन जो गुप्तोत्तर वंश के एक अच्छे प्रतापी शासक माने गए थे और यही हमारा लास्ट टॉपिक भी था। तो 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका उत्तराधिकार न होने के चलते देश में पुनः अराजकता फैल जाती है, जो कि उनके वंश से पहले भी एक अराजकता बनी हुई थी। अंततः वह अराजकता फिर बनी शुरू हो जाती है और भिन्न प्रकार के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वंशों के द्वारा अपने अपने साम्राज्यों को स्थापित करने की एक होड़ शुरू हो जाती है। और इसी समय पर एक स्थान होता है कन्नौज, उसी कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें हमको देखने मिलेंगे प्रतिहार, दूसरी तरफ देखने मिलेंगे बंगाल में पाल और एक तरफ देखने मिलेंगे आपको राष्ट्रकूट। ये तीनों ही वंश अपने अपने अधिकार में कन्नौज को लेने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। अब कन्नौज को क्यों लेते हैं? कन्नौज उस समय सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र व सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, ठीक है। तो इसी से बहुत सारे वंशों की जानकारी मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में जितने वंश इसके बाद में रहे, कब तक? 12वीं शताब्दी तक, उनमें अधिकांश वंश जो थे वह राजपूत वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। तो उन्हीं में से जो है एक राजपूत वंश है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमने राजपूत वंश में बात की है और इसका जो समय बताया है वो कब से बताया है? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। क्योंकि 12वीं शताब्दी क्योंकि 12वीं शताब्दी में ही 3 विशेष प्रकार के युद्ध होते हैं। एक होता है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, एक होता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, एक होता है चंदावर का युद्ध 1194 में। लगभग 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों ने पूरी तरीके से उत्तर भारत पर अधिकार कर ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है, इस वजह से 12वीं सदी दिया है, ठीक है। चलिए, क्या है आगे। अगर बात करें राजपूत वंश की उत्पत्ति को लेकर, तो अलग अलग प्रकार की टिप्पणी जो है यहाँ पर विद्वानों ने दी हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजपूत वंश जो था एक भारत में रहने वाली एक विशेष प्रकार की जाति थी। ये कुछ विद्वानों ने इस बात को कहा कि भारत में रहने वाली एक ये जाति थी, ये भारत की एक जाति है, इसका कोई और सोर्सेस नहीं है। जबकि यहाँ पर ही कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये विदेशियों की संतान है। क्या बताया इसको? विदेशियों की संतान है। फिर वहीं पर पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम जाने जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के शासन में पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी ने लिखी। उसमें लिखा हुआ था कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति थे, गुरु थे, उनके अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? राजपूतों से उत्पत्ति हुई थी। ये कहाँ से? आबू पर्वत, राजस्थान, वशिष्ठ के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। और इसी चीज़ को जो है सर्वे सर्वा माना जाता है, क्योंकि यही राजपूतों की साहित्य और इतिहास को बताने वाली एक ग्रंथ के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि भारत में भिन्न प्रकार के क्षेत्र थे और उत्तर भारत में अलग अलग वंशों ने
जो राजपूत वंश से अपने वंशज बताते थे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वंश जो थे उस समय प्रमुख थे, जिस समय पर राजपूत वंश चल रहा था। वहीं गुजरात में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश प्रमुख था। अहलवाड़ में कौन थे? अहलवाड़ गुजरात में पड़ता है एक जगह। अहलवाड़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में एक जगह पड़ती है। वहाँ पर कौन थे? या तो सोलंकी कह दो इनको, या चालुक्य कह दो। सोलंकी वंश वाले कह दो या चालुक्य वंश वाले कह दो। अजमेर राजस्थान में चौहान वंश प्रमुख था। कौन सा था? चौहान वंश प्रमुख था। कन्नौज में गहड़वाल वंश प्रमुख था, जबकि बुंदेलखंड में चंदेल वंश प्रमुख था। यही कारण था कि भारत एक मुट्ठी में नहीं बन पाया, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुर्कों ने इस बिखरी हुई सत्ता पर, इस बिखरे हुए संतान पर एक ही समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग राजवंश अपने अपने आप को भारत का निर्माता समझते थे, भारत को अपने अधिकार में करने की सोच रहे थे। समझ गए नहीं? सोच रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश की हमारा साम्राज्य हो, अहलीवाड़ में सोच रहे थे चालुक्य हमारा भारत होना चाहिए, हमारा अधिकार। अजमेर वाले चाह रहे थे, चौहान वंश वाले पूरे भारत पर हमारा साम्राज्य हो। कन्नौज वाले गहड़वाल पर सोच रहे थे कि हमारे पूरे भारत पर हमारा अधिकार हो, और बुंदेलखंड में चंदेल सोच रहे थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर विदेशी सत्ता यानी कि उस टाइम पर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, इसी चीज़ को देखकर। ठीक है, क्योंकि अभी क्या था कि अब इससे पहले जो था कि शासन एक मुट्ठी में बंधा हुआ था, जबकि अब जो है वो मुट्ठी खुल चुकी थी, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से शासन ही करने लगे थे। और यहाँ पर क्या हो गई थी, भारत का प्रशासन साम्राज्य जो था वो क्षीण हो गया था। ठीक है, और जब क्षीण हो गया था, जब भी यहाँ पर तुर्कों ने आक्रमण किया था, भारत पर तुर्कों का आना जो है बहुत आसान हो गया था। जबकि अगर ये सब एकजुट होते तो शायद ना ही भारत पर तुर्क आक्रमण करते, ना ही अरब आक्रमण करते, और ना ही मुस्लिम साम्राज्य भारत में रहता। समझ गए? ना ही मुस्लिम साम्राज्य भारत में शासन करता, क्योंकि 1206 से लेकर 1707 तक मुस्लिम साम्राज्य का शासन रहता है। लगभग ऐसा मान के चलिए 500 वर्षों तक शासन किया, जबकि अंग्रेज़ों ने तो बहुत कम ही किया था शासन। अंग्रेज़ों ने 300 साल तो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? मुस्लिम शासन चला था यहाँ पर। तो ये इसी कारण का था कि उन्होंने अपना अधिकार स्थापत्य जमा लिया था। चलिए अब हम एक एक करके जो पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या काम की बात है। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, या वीडियो को रोककर अगर आप ऐसा लग रहा हो कि स्पीड तेज़ है तो आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर 1-2 बार वीडियो को देख लेना। 2-3 बार अगर जहाँ देखा तो आपको पूरी वीडियो जो है, पूरा जो डाटा है पूरी तरीके से तैयार यहाँ से हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश की। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात करके चलते हैं। उत्पत्ति जो हुई वो कहाँ से हुई? गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति जो हुई वह गुजरात और राजस्थान से हुई है। इन्हें जो बताया जाता है श्री राम के छोटे पुत्र लक्ष्मण, ठीक है, श्री राम के छोटे पुत्र लक्ष्मण के वंशज बताया जाता है कि ये लक्ष्मण के वंशज हैं। समझ गए नहीं? यानी कि उन्हीं के वंश से ही, उनके ही वंश के ये लोग हैं। ठीक है, अब ये विशेष प्रकार की जानकारी जो मिलती है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कुछ ऐसा कहाँ से मिलती है जानकारी? क्योंकि उस समय का कोई व्यक्ति नहीं है हमें बताने वाला, तो ये इतिहासकारों ने कहाँ से जानकारी उठाई कि ऐसा भी कोई वंश था, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से ये जानकारी मिली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है गुर्जर प्रतिहार वंश में। गुर्जर प्रतिहार वंश में संस्थापक जो थे वो हरिश्चंद्र थे। कौन थे? हरिश्चंद्र। जबकि वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? वत्सराज। अब एक होता संस्थापक और एक होता वास्तविक संस्थापक। जैसा मान के चलिए कि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मैं इसकी स्थापना की है, मैंने संस्थापक हो गया हूँ। कल को मेरे साथ कोई और आदमी जुड़े और वो इसको चरम पर लेकर चला जाए और बहुत ज़्यादा डेवलप करे, तो मैंने तो नाम मात्र से काम किया था। जबकि जो भी कोई इसमें काम करेगा और वो इसको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा, उसी को कहा जाएगा वास्तविक संस्थापक। क्योंकि उसी की देखरेख में, उसी निगरानी में, सपोज़ करो कि मैंने एक दुकान खोली और वो दुकान में मैं चला रहा था, दुकान चलाता चलाता मुझे ऐसा लगा कि मेरे बस की बात वो है नहीं और मैं वो बंद करने का कगार पर था। तभी मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इस दुकान में भागीदार होना चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा कि ठीक है, आप भी आ जाइए। और जब आप आ जाओगे तो उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपनी रणनीति लगाई और उस दुकान को, उस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो उस बिज़नेस का जो संस्थापक माना जाएगा वही वास्तविक संस्थापक माना जाएगा, क्योंकि मैं संस्थापक और वो जो था वो क्या था? वास्तविक संस्थापक। तो ऐसे ही जो थे यहाँ पर कौन थे? वो वत्सराज जो थे इसके वास्तविक संस्थापक थे।
गुर्जर प्रतिहार वंश का जो विस्तार मिलता है वो कहाँ से मिलता है? अगर हम बात बताएं तो उत्तर भारत, गंगा यमुना दोआब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इतने क्षेत्र में जो है इन्होंने अपना विस्तार किया था। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसी वंश में कुछ प्रमुख शासक और उनमें से भी कुछ उनकी प्रमुख घटनाएं। ऐसा नहीं कि सभी राजाओं ने अच्छी अच्छी घटना करी हैं। तो यहाँ पर थे पहले राजा जो प्रमुख थे, नागभट्ट प्रथम थे। इनका शासन जो है 730 से लेकर 756 तक है। इन्होंने केवल अरबों का सामना किया था और बहुत सारे अरबों को इन्होंने हराया था। तो इस वजह से इन्हें कहा जाता था अरबों का नाशक। बस एक ही बात याद रखनी है इस शासक से कि वह गुर्जर प्रतिहार वंश कौन था जिसने अरबों को हराया और अरबों का नाशक कहा जाता था। तो वो कौन था? नागभट्ट। कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक है। उसके बाद में दूसरे शासक की बात करें तो वो थे वत्सराज। 775 से लेकर 800 तक इनका शासन रहा था। इस बीच में जो था साम्राज्य क्षीण हो गया था, बहुत सारे कमज़ोर शासक भी आए, समझ गए। उनका हमने यहाँ पर लेखन नहीं किया है। यहाँ पर क्या था कि इन्होंने कन्नौज को लेकर कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल को पराजित किया था, जो पाल वंश के थे। पालबंद बंगाल में था। कहाँ पर था? बंगाल में। ठीक है भाई। कहाँ पर था? बंगाल में। और ये कहाँ था? गुजरात में, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। और इसके साथ साथ राष्ट्रकूट भी थे। तो ये कहाँ क्या था? यहाँ पर कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे? पाल वंश था, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे। परीक्षा में हमेशा एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, निम्न में से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष में वंश शामिल नहीं था? जैसे कि पिछले साल का आरओ का पेपर था, उसमें क्वेश्चन दिया था तो यहाँ पर चोल वंश दे दिया था पाल वंश के स्थान पर। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना, 3 वंश याद रखने हैं। पाल वंश याद रखना है, राष्ट्रकूट वंश याद रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश याद रखना। ये 3 ही थे इसमें शामिल। तो इन्होंने किसे हराया था? धर्मपाल को हराया था, पराजित किया था। जबकि राष्ट्रकूट ध्रुव एक थे, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया था वत्सराज को। ठीक है, पराजित कर दिया था। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? वत्सराज की मृत्यु हो गई थी, तो नागभट्ट फिर दोबारा से शासक बने, नागभट्ट द्वितीय। कौन बने? नागभट्ट द्वितीय बने। और जो 800 से लेकर 833 तक साम्राज्य में रहे, उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, कन्नौज पर विजय प्राप्त करी। जबकि इनके बाद मिहिर भोज आए और 836 से 885 तक इनका शासन था। और दिग्पाल पाल वंश के, राष्ट्रकूट के ध्रुव, इन दोनों से, समझ गए नहीं, इन दोनों से जो है क्या हुए? हार गए। मिहिर भोज इन दोनों से क्या हुए? हारे हैं। और इसका जो लिखा हुआ है वो कहाँ पर है? ग्वालियर अभिलेख में इसका लिखे हुए साक्ष्य हैं। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र संस्थापक थे, वत्सराज वास्तविक संस्थापक थे, नागभट्ट अरबों का नाशक कहा जाता था, वत्सराज कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए और धर्मपाल को पराजित भी किया, पाल वंश के शासक को। जबकि राष्ट्रकूट ध्रुव एक राजा थे, उनसे पराजित हुए कौन? वत्सराज। परंतु उनको बाद में उन्होंने फिर बाद में किसे हराया था? मिहिर भोज को हराया था। नागभट्ट उसके बाद में आए, उन्होंने केवल कन्नौज की राजधानी से याद रखना और कुछ नहीं। और मिहिर भोज जो थे दिग्पाल, जो पाल वंश के थे, और ध्रुव राष्ट्रकूट थे, दोनों से हारे और ग्वालियर अभिलेख में लिखा हुआ। इसके आगे ही कहानी क्या है? अब आगे कहानी हम समझते हैं कि आगे कौन कौन से वंशज और राजा आए थे। ठीक है, आज पूरा राजपूत वंश जो है क्लियर करके चलेंगे। पूरा राजपूत वंश जो है वो पूरा क्लियर करके चलेंगे, आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भिन्न प्रकार के शासक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसके बाद जो एक शासक आते हैं वो आते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल एक शासक आते हैं। इनको कोई भी ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था, ये भी एक शासक आते हैं। इन्होंने कोई ऐसा कोई खास काम नहीं किया था, इसलिए ऐसे छोड़ दो इनको भी। एक जो आए थे वो आए थे महिपाल। कौन आए थे? महिपाल इनके बाद आए थे। इनका जरूर याद रखना, क्योंकि बगदाद से एक व्यक्ति गुजरात आए थे, इनके साम्राज्य में गुजरात आए थे। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल-मसूद। क्या नाम था? अल-मसूद। इनका ये नाम था अल-मसूद। तो महेंद्रपाल का कोई शासन नहीं था। महिपाल के समय में ये भी किस वंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से। और बगदाद से गुजरात आया था एक व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में जो शासक बना वो कौन बना? महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय, इनकी भी कोई खास बात नहीं थी। इनके बाद में जो आए वो कौन आए? आपके देवपाल आए हैं।
इनकी भी कोई खास बात नहीं थी। इनके बाद में कौन आए थे? विनायक पाल आए थे। इनके बाद में कौन आए थे? विनायक पाल। ठीक है भाई। अब ये थे इनके बाद में वंशज, यानी क्या? महेंद्रपाल का शासन ऐसी था, कमज़ोर था। महिपाल का शासन भी कमज़ोर था। फिर महेंद्रपाल, देवपाल और विनायकपाल। इनमें से देवपाल और विनायकपाल का शासन जो था कुछ ठीक था, परंतु क्या हुआ, लगातार इस समय पर जब ये शासन चल रहा था इनका, तो लगातार महमूद गजनबी इन पर आक्रमण कर रहा था। क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था। और आक्रमण करने से जो था इनका शासन जो हो गया था वो क्या हो गया था? कमज़ोर हो गया था। क्या हो गया था? कमज़ोर शासन हो गया था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर महमूद गजनबी के आक्रमणों का फ़ायदा उठाकर और कमज़ोर शासन का फ़ायदा उठाकर अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक यानी किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश के जो अंतिम शासक थे, यशपाल थे। कौन थे? यशपाल। और यशपाल पर कौन चढ़ाई कर देते हैं? यशपाल पर चढ़ाई कर देते हैं कन्नौज के गहड़वाल। ये कर देते हैं हमला और अपनी राज्य स्थापित करते हैं और कन्नौज को जीत लेते हैं। ठीक है भाई। तो आपको समझ में आया, गुर्जर प्रतिहार वंश में अंत में जो है वह वंश इतना क्षीण हो जाता है, बहुत कमज़ोर होता है। और किसके वजह से? कमज़ोर शासकों की वजह से और उसी के साथ साथ महमूद गजनबी के आक्रमण से। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर गहड़वाल वंश के शासक जो है कन्नौज पर हमला कर देते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं कन्नौज में, जिन्हें हम कहते हैं गहड़वाल वंश। ठीक है। क्या एक वंश शुरू होता है? गहड़वाल वंश इसके बाद में शुरू होता है। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गहड़वाल वंश की। समझ गए? अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? गहड़वाल वंश की। तो इसमें हम एक वंश को जो है यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश को। ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं गहड़वाल वंश की। गहड़वाल वंश, ये था गहड़वाल वंश। ठीक है। अब अगर हम बताएं तो ये लोग जो थे, मूल निवासी जो थे कहाँ के थे? ये मूल निवासी थे विंध्याचल के, विंध्याचल पर्वत के आसपास के। ये मूल निवासी यहाँ के थे विंध्याचल। परंतु इन्होंने अगर स्थापना, मतलब अगर हम बात करें विंध्याचल पर, अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना जो की थी वो एक व्यक्ति थे चंद्रदेव। एक व्यक्ति थे चंद्रदेव ने इनकी क्या करी थी? स्थापना करी थी। और एक मैं आपको बता दूं, दिल्ली में एक तोमर थे। दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में, या दिल्ली के तोमर, दिल्ली के तोमर इन्हीं के अधीन हो गए थे, इन्हीं के अधीन। ठीक है भाई। इन्हीं के अधीन हो गए थे दिल्ली के तोमर भी। ठीक है। इतनी बात यहाँ से याद रखनी है। अब ये कौन थे? गहड़वाली वंश, मूल निवासी विंध्याचल पर्वत के थे, स्थापना की थी चंद्रदेव ने, और दिल्ली के तोमर इन्हीं के अधीन आ गए थे। इतनी बात यहाँ से याद करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें एक एक राजा की। तो यहाँ पहले राजा की बात करेंगे, कौन थे? गोविंद चंद्र। ये पहले शासक हैं जिनका काल कितना था? 1114 से लेकर और 1155 तक इनका ये काल था। अगर हम इसमें कोई बात करें तो इनकी बस एक ही बात यह है कि ये स्वयं एक विद्वान थे। क्या थे? स्वयं एक विद्वान थे, स्वयं एक विद्वान थे। और इन्होंने चिकित्सा, समाजशास्त्र, भिन्न भिन्न प्रकार से जो है भिन्न भिन्न पुस्तकों को छापते हुए इन्होंने 20 ग्रंथों की रचना की थी। 20 ग्रंथों की रचना की थी। अब राजा जो थे वो देख लो, राइटर निकले तो ये क्या चलाएंगे शासन? बताइए क्या चलाएंगे शासन? ये कुछ शासन नहीं चला सकते इसमें। इनके बाद में इनमें एक वंश और देखने मिला, एक और प्रतापी शासक मिलता है। इसलिए गहड़वाल ज़्यादा समय तक नहीं चला था। तो एक और शासक बनकर आया यहाँ पर, जिनका नाम हम देखते हैं जयचंद। ठीक है। इसे जो है राजा जयचंद के नाम से प्रसिद्ध है। और ये 1170 से लेकर, इनका शासन जो है वो कब से लेकर 1170 से लेकर 1194 तक चलता है। 1194 तक इनका शासन चलता है। और इनकी एक यही अंतिम शासक थे, यानी गहड़वाल वंश के क्या थे? ये अंतिम शासक थे। ठीक है भाई।
अब यहाँ डेट को लेकर इशू मत करना कि 55-70 कैसा, बीच में और आए थे कमज़ोर शासक थे, उनका कोई ना तो इतिहास में कोई जिक्र है ना कोई इन्होंने कोई खास काम किया था। तो अंतिम शासक आए हैं, ठीक है। फिर इनके समय में एक सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ है वो क्या हुआ है इनके साथ जो हुआ है 1194 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का चंदावर का, किसका युद्ध हुआ था? चंदावर का। चंदावर का युद्ध हुआ था इनके समय में। और किस किस के बीच में हुआ था ये? जयचंद वर्सेस गोरी। और गोरी इसमें जीत गए थे और जयचंद इसमें हार गए थे, ठीक है। गोरी क्या हो गए थे? इसमें जीत गए थे और जयचंद इसमें हार गए थे। और इसी चीज़ का सारा लेकर एक बात और बताते हैं। एक बंगाल के मालवा में, एक बंगाल है, मालवा जगह है बंगाल, तो बंगाल के एक राजा थे लक्ष्मण सेन, उन्होंने भी इन पर हमला किया था जयचंद पर, और ये लक्ष्मण सेन से भी हार गए थे। समझ गए कहाँ से किससे हार गए थे? ये लक्ष्मण सेन से भी हार गए थे। इतनी सी कहानी आपको गहड़बाल की याद रखनी है, अगर आप बिल्कुल पेपर के अनुसार अगर तैयारी करके चल रहे हो तब, ठीक है। अगर पढ़ना है इतिहास तो इससे ज़्यादा जानकारी अगर पढ़नी है तो फिर आपको तो भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा, और वो उन लोगों के नहीं होता जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है और जिनको लगता है कि हम लोग जो है केवल मेंस परीक्षा जो है उसी के देंगे। आप जा रहे हो पैट की तैयारी करने, पैट का पेपर देना, 5 नंबर का यहाँ तो आएगा सारे बंसों से। अब देखो क्या देगा, मुख्य बातें देगा। इसलिए लगभग आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इससे जुड़ी हुई सारी बातें जो होनी चाहिए मुख्य होनी चाहिए, जो हमारी नज़र से लग रही है मोस्ट। तो चंद्रदेव के गोविंद चंद्र के नाम याद से थोड़ा सा रखो। स्वयं को विद्वान था, 20 ग्रंथों की रचना की थी बस। चंद्रदेव संस्थापक थे, दिल्ली के तोमर इन्हीं के अधीन आ गए थे। जयचंद का चंदावर का युद्ध याद रख लो, समझ गए नहीं? बस और कुछ नहीं है यहाँ से। इसके बाद में गहड़बाल के बाद में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चौहान वंश। वो कौन सा वंश पढ़ते हैं? चौहान वंश पढ़ते हैं, और यही सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। चौहान वंश जो है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट वंश है जिसकी अगर हम बात करें तो, ठीक है भाई। चौहान वंश की अगर हम बात करें तो यही सबसे इम्पोर्टेंट वंश है। इसे शाकंभरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकंभरी बोलते हैं। तो पहली बात तो ये शाकंभरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सांभर और अजमेर के बीच का क्षेत्र है। कहाँ का? सांभर राजस्थान और अजमेर इनके बीच में पड़ता है कौन था? शाकंभरी। कई बार आपने नाम सुना है, शाकंभरी देवी मंदिर भी है एक ऐसा। तो कहाँ पड़ता है? सांभर और अजमेर में पड़ता है ये चौहान वंश। तो इनकी ये बात थोड़ी सी याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो प्रतिहारों के सामंत थे ये, और थोड़ी सी बात करें तो क्या थे? प्रतिहारों। जो प्रतिहार वंश बताया था, गुर्जर प्रतिहारों, तो प्रतिहारों के क्या थे? ये सामंत थे। सामंत समझते हो क्या थे? सामंत जो उनके साथ में रहते थे, ठीक है। परंतु क्या हुआ कि इन्होंने जब प्रतिहारों का साम्राज्य चल रहा था क्षीण, तो एक व्यक्ति थे यहाँ पर बाकपति राज प्रथम। इन्होंने अपने आप को क्या कराया था? स्वतंत्र करा लिया था। क्या करा लिया था? अपने आप को स्वतंत्र। कब? जब प्रतिहारों की स्थिति जो थी बहुत डाउन चल रही थी, उस समय की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आते हैं इनके कुछ शासक आते हैं जिनमें हम पहले शासक की बात करते हैं। वो कौन थे? तो पहले शासक हैं अजयपाल, सॉरी अजयराज पाल नहीं, अजयराज। अजयपाल तो है पाल वंश में, तो अजयराज प्रथम इनके पहले शासक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। किसके? पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे, ठीक है भैया। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। अजमेर की स्थापना कराई थी इन्होंने। अजमेर की स्थापना इन्होंने कराई थी, अजमेर की स्थापना, ठीक है। और इनका उत्तराधिकारी यहाँ पे लिख देते हैं, उत्तराधिकारी अर्णोराज था। कौन था? अर्णोराज। इनका उत्तराधिकारी था अर्णोराज था। तो याद रखेंगे क्या था? सांबर और अजमेर वाले क्षेत्र में इनका साम्राज्य था। प्रतिहारों के सामंत थे। बाकपति राज प्रथम ने अपने आप को स्वतंत्र करा लिया था।
प्रमुख शासकों में अजयराज प्रथम प्रमुख शासक थे और पृथ्वीराज के पुत्र थे ये। अजमेर की स्थापना इन्होंने कराई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और इनका उत्तराधिकारी कौन था? अर्णोराज। परंतु अच्छा कोई शासक नहीं बन पाया, अच्छा शासक नहीं बन पाया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो भीषल देव, दूसरे प्रतापी शासक की अगर हम बात करेंगे तो कौन है? भीषल देव। ये भी प्रतापी शासक हैं भीषल देव। इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए, इतना थोड़ी सी हम इंक डाल लें, थोड़ा इसको आप नोट कर लो। भीषल देव अब भीषल देव ने क्या करा था? पहली खास बात क्या थी भीषल देव ने? तो देखो भीषल देव का सबसे पहली बात ये कि इसने तोमरों को सामंत बनाया था, अपना सामंत बनाया। तोमरों को क्या बनाया इनने? अपना सामंत बनाया। और इनके यहाँ पर इन्होंने, ये विद्वान लेखक भी थे, तो हरिकेल, इन्होंने हरिकेल ग्रंथ लिखा। और कौन सी भाषा में लिखा? ये संस्कृत भाषा में लिखा, संस्कृत भाषा में इसे लिखा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है इनकी, ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट बात है इनकी। फिर एक व्यक्ति यहाँ पर था सोम, इनके दरबार में कौन था? सोमदेव। इनके दरबार में एक व्यक्ति था सोमदेव, उसने क्या काम लिखा था? कथा सरित सागर, ठीक है। और ललित विग्रहराज, तो कथा सरित सागर की रचना की थी। और दूसरी रचना जो की थी वो की थी ललित विग्रह राज नाम के ग्रंथ लिखे थे। इनके दरबार में वो था भीषल देव, इसलिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। तो इसको नोट करो पहले, आप इतने को नोट करो, इतने नोट कर लो यहाँ से कि कौन थे? अजयराज प्रथम थे, पृथ्वीराज फर्स्ट के तो पुत्र थे, अजमेर की स्थापना, बस इतना याद रखना, अजमेर की स्थापना। और अर्णोराज किसके पुत्र थे? याद रखना, अजयराज के। ये दो ही बातें आती हैं इससे। हमने भी बहुत लंबे समय से 14-15 साल से इसी में लगे पड़े हैं, तो पता चल जाता है कौन सा एग्जाम में क्या आएगा। भीषल देव की बात करें, तोमरों के सामंत बनाया था इन्होंने, तोमरों को अपना सामंत बनाया था। हरिकेल ग्रंथ लिखा था, अच्छे खासे राइटर थे, संस्कृत भाषा। परंतु इनके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे सोमदेव, वो राइटर थे। उन्होंने क्या लिखा था? कथित सरित सागर ग्रंथ और ललित विग्रह राज लिखा था इन्होंने। तो ये ग्रंथों के रूप में भी आ जाएंगे और वैसे भी आ जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़े प्रतापी शासक की तरफ हम जो चले तो वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान या तृतीय, ठीक है, जिनसे हमारी बात बहुत ज़्यादा मिलती है, इन्हीं से। तो वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? तीसरे नंबर पर पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम क्या कहते थे? चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इनका शासन जो है हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका शासन था 1178 से लेकर और लगभग 1192 तक इनका ये शासन था, ठीक है। अब देखो इनको जो उपाधि मिली हुई थी, उपाधि कह दो या इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये कहाँ पर शासन करा था इन्होंने दिल्ली और अजमेर में शासन किया था। अपनी राजधानी जो बनाई इन्होंने, राजधानी जो बनाई अपनी, वो कहाँ बनाया? वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई थी इन्होंने, ठीक है। फिर इन्हीं के बीच में अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ पर 3 घटना है इनकी। पहली घटना जो है वो 1186 AD, पहली घटना ये है, इसे याद रखो। भीमद्वितीय कौन से थे? चालुक्य थे, भीमद्वितीय चालुक्य से इनका युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध। और इन्होंने भीमद्वितीय को हरा दिया। और युद्ध का कारण क्या था? भीमद्वितीय को हरा दिया और युद्ध का कारण था परमाल राजकुमारी से विवाह, परमार राजकुमारी से विवाह को लेकर, ठीक है भाई। इस विवाह को लेकर विवाद हुआ था इन आपस में, और ये जो है भीमद्वितीय जो है चालुक्य जो थे वो इस युद्ध में हार गए थे। किसके बीच में हुआ था? भीमद्वितीय और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध, ठीक है। दूसरी अगर इंसिडेंट देखेंगे इसकी, तो वो देखेंगे 1191 AD, ठीक है, जिसे हम कहते हैं तराई का प्रथम युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध,
तराइन का प्रथम युद्ध जिसे हम कहते हैं। और ये किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और किसके? गौरी के। तो गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो ये आपको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं और गौरी इसमें हार जाता है पहले युद्ध में। ठीक है, ये गौरी इसमें हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें जीत जाते हैं। बड़े खुश हुए थे उस टाइम पर, परंतु अंततः फिर क्या होता है? 1192 में AD में फिर हमारे क्या हुआ कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और भारत के कुछ शासकों ने गौरी को करा सपोर्ट, और जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान गए हार और गौरी गए जीत। ठीक है भाई। और वो कौन किसने करा था? जयचंद ने करी थी सहायता। किसमें? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध बोला था और किसकी सहायता की थी? गौरी की। तभी तो कहते हैं देश में जयचंदों की कमी नहीं है, समझ गए नहीं? तो इसलिए उस शब्द का प्रयोग कहा था। फिर गौरी इनको बंदी बना लेता है और कुछ समय तक बंदी बनाने के बाद जो है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ बात बताता हूँ। इनके समय पर 2 बुकें लिखी गई थी, यानी एक तो इनके दरबारी कवि था। अगर मैं इनका दरबारी कवि की बात करूँ तो चंद्रवरदाई, जिनने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। ये लिखा था कौन सी भाषा में लिखा था? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था ये। अब जो है ना एग्जाम में भाषा पूछेगा इसकी। अब तक तो सब कुछ पूछ लिया, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो किसकी है, पृथ्वीराज रासो किसकी है। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछ लिया। तो ये पूछा जाएगा अब के भाषा कि कौन सी भाषा में है, तो अपभ्रंश भाषा में है ये लिखी हुई। इन्हीं के समय में एक व्यक्ति थे, क्या था? जयानक एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज विजय पुस्तक, पृथ्वीराज विजय। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय। और ये किसमें लिखी थी? ये लिखी गई थी पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। तो इन दोनों किताबों को भी यहाँ से याद रख लेना। ठीक है भाई। 2 व्यक्तियों को याद रखो, चंद्रवरदाई और उन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में। जननायक जो थे वो क्या थे? ठीक है, उन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज विजय लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो यहाँ से हुआ था चौहान वंश का चैप्टर क्लोज। ठीक है। अब जो आते हैं हमारे, वो आते हैं चंदेल। पहले इनको नोट करो, थोड़ा क्लास तो देख लें कि चल भी रही है नहीं। ठीक है भाई। चलो इसे नोट कर लो। अब इसके बाद में जो वंश आता है राजपूत वंशों में, जो अब अगला वंश आता है वो कौन सा आता है? अब जो वंश आता है वो आता है आपका चंदेल वंश। कौन सा आता है? चंदेल वंश। चंदेल वंश आता है ये। ठीक है। अगर हम बात करें इनका क्षेत्र क्या था? बुंदेलखंड इनका क्षेत्र था, बुंदेलखंड या खजुराहो। खजुराहो को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, इस वजह से याद रख लो मत, खजुराहो। ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी नहीं, इनमें 2-3 बात है, छोटा सा वंश है। तो यहाँ पर एक वंश है, ये एक व्यक्ति थे यशोवर्मन एक व्यक्ति थे। इनके बारे में कुछ खास बात नहीं है। क्या था? इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। और उस मंदिर को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज मंदिर। क्या कहा जाता है? चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने एक बड़ा जलाशय भी बनवाया था। ठीक है। इनके समय में यही था। एक थे आपके यहाँ पर धनदेव, दूसरे व्यक्ति कौन थे यहाँ पर? हाँ, आपके धंगदेव थे। इनसे भी कोई बात नहीं है, यशोवर्मन के पुत्र थे, तो ये बात याद रखना। यशोवर्मन
के पुत्र, यशोवर्मन के पुत्र थे। ठीक है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था उन्होंने भी बहुत सारे। खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था, मंदिरों का निर्माण। ठीक है भैया, ये बात थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, फिर एक यहाँ पर व्यक्ति थे जिनका नाम है हमारा विद्याधर। विद्याधर तीसरे व्यक्ति ये थे यहाँ से, विद्याधर। ठीक है भाई, विद्याधर जो थे सर्वाधिक शक्तिशाली थे, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली थे ये। ठीक है, और प्रतिहार और राजपूत ये ऐसा करते हैं। प्रतिहार का जो वो थे, प्रतिहार एक शासक थे, मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम मैं बता देता हूँ। प्रतिहार राज्यपाल, नाम व्यक्ति का नाम था राज्यपाल। इनका वध कर दिया था इन्होंने। क्या कर दिया था? वध, यानी विद्याधर ने इनको स्विच ऑफ कर दिया था राज्यपाल को। और वो कौन थे? प्रतिहार थे। ठीक है, और ये महमूद गजनबी के सामने, महमूद गजनबी, जब गजनबी, अब गजनबी आ गया था, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी ने जब इनसे कहा युद्ध करने के लिए तो उनके सामने से भाग गए थे। तो महमूद गजनबी से के सामने से भागे, का सामना करने से भागे, करने से भाग गए, यानी कि भागे। तो ये था यहाँ से। ठीक है, इतनी आपको यहाँ से थोड़ी याद रखना है, और कोई यहाँ से याद रखना नहीं है। अंततः एक कंडीशन आती है कि 1203 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में ऐबक जो है, ऐबक जिन्हें हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कालिंजर पर कर लेता है अधिकार, और इस वंश का भी हो जाता है समापन। इस वंश का भी क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। तो चंदेल वंश में बस आपको इतनी बात याद रखनी है पैठ की दृष्टि से। बुंदेलखंड खजुराहो वाला क्षेत्र था। ठीक है, यशोवर्मन खजुराहो में क्या करा था इन्होंने? विष्णु मंदिर, जिसे हम चतुर्भुज मंदिर के नाम जानते हैं, बड़ा जलाशय बनवाया था। धंगदेव थे, यशोवर्मन के पुत्र थे। खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था, जैन मंदिरों का निर्माण कराया था इन्होंने। विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, प्रतिहार राज्यपाल एक थे, उनका वध किया था। महमूद गजनबी का सामना करने से भाग गए थे। और ऐबक ने 1203 ईस्वी में जो है कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है भाई, इसके बाद में अगर हम बात करें, करेंगे तो आपके अब जो आएंगे अब हमारा आएंगे परमाल वंश। कौन सा वंश आएगा? परमाल वंश। ठीक है, छोटा सा वंश है ये भी, परमाल भी। एक दो बात याद करनी है भाई इसमें से भी, बट यह है कि छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो यहाँ से आपको ये राजपूत वंश क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा परमाल वंश, परमाल वंश। ठीक है, ये आपका वंश है। अब इसमें थोड़ी सी खासियत क्या है? प्रतिहारों के सामंत थे ये, प्रतिहारों के सामंत, प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, मालवा स्थान था इनका। क्षेत्र क्या था? मालवा इनका क्षेत्र था। ठीक है, और अगर इसकी शुरुआत जो की थी, अगर हम बात करेंगे शुरुआत जो की थी उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी। किसने की थी? उपेंद्र या कृष्णराज, उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। ठीक है, राजधानी जो बनाई थी, क्या बनाई थी? अगर बात करें तो राजधानी जो बनाई थी वो क्या बनाई थी? उज्जैन, राजधानी बनाई थी उज्जैन। ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति मिलेगा यहाँ से वाक्यपति, एक तो मिलेगा वाक्यपति भुज। ठीक है, एक तो ये शासक थे इसमें। एक और इनके शासक याद रख लेना है, वो शासक थे आपके राजा भोज। ठीक है, ये थे। इनमें राजा भोज की थोड़ी सी बात कर सकते हैं, क्योंकि राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी, कविराज की उपाधि, क्योंकि ये बहुत ग्रंथ लिखते थे। और इन्होंने भी क्या था कि लगभग 28 ग्रंथों का संकलन किया था। क्या किया था? 28 ग्रंथों का संकलन इन्होंने किया था, ये भी याद रखना है। और अब जो है इम्पोर्टेंट वो है सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट वंश, जिसे हम कहते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश कह सकते हैं, चालुक्य वंश कह सकते हैं, कुछ भी कह दो इसे। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह वंश पढ़ने वाले हैं।
और यहाँ से जो है ये फिर हो जाएगा क्लियर, आपका राजपूत वंश पूरा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम कह सकते हैं इसको सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। ठीक है, कहाँ था इनका क्षेत्र? गुजरात में। गुजरात में इनका क्या था? क्षेत्र था। ठीक है, अब पृथ्वीराज रासों में बताया गया है, अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासों में बताया गया है कि ये अबू पर्वत के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। जैसे कि हमने प्रतिहारों की बात की थी, यानी कि चौहान वंश की बात की थी। ठीक है, इसके संस्थापक जो हैं, अगर हम बात करें संस्थापक कौन है, तो मुल्कराज प्रथम। कौन है? मूल राज, ऐसे लिख लो, चलो मूल राज प्रथम, ये है इनके संस्थापक। ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल की, राजधानी, अगर हम इनकी राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अहलवाड़ अपनी राजधानी बनाई थी। और क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। क्या मानते थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। थोड़ी सी बातें जैन धर्म वाली रखते थे दिमाग में, तो इतनी बात यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, और कोई बात ज़्यादा याद रखनी है नहीं। अब यहाँ पर प्रथम प्रमुख शासकों की बात करेंगे हम। इसमें प्रमुख शासकों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भैया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन। देखिए, अब पहले व्यक्ति जो थे इनमें वो कौन थे? यहाँ के प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे हमारे भीम प्रथम। कौन थे जी? प्रथम व्यक्ति का हम यहाँ से बात करें प्रमुख शासकों में तो कौन थे? भीम प्रथम। ये थे भीम प्रथम। इनका शासन जो है वो 1022 से लेकर 1064 तक था। कब से था? 1022 से लेकर 1064 तक था। इनके समय में अगर मैं बात करूं तो सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी। पहली बात क्या है? सोमनाथ मंदिर लूट कब हुई थी? 1025 में। ठीक है भाई, किसने की थी? महमूद गजनबी ने। किसने की थी? महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने की थी ये लूट। ठीक है भाई, ये पहली बात है। अब ये मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। क्या बताता हूँ? इसमें एक व्यक्ति थे, अगर यहाँ सोमनाथ की बात करूँ तो देखिए सोमनाथ मंदिर, ठीक है, ये पहले लकड़ी का था। पहले किसका था? लकड़ी का बना था। फिर बाद में किसका बना था? बाद में ईंटों का बना था। ठीक है भाई, बाद में बना था ईंटों का। अगर हम यहाँ से बात करें तो फिर इनके एक व्यक्ति थे हम बिमल शाह। कौन व्यक्ति थे? बिमल शाह एक व्यक्ति थे, यानी कि सेनापति। ठीक है, उन्होंने क्या कराया था? उन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था। क्या था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो इन्होंने बनवाया था, का निर्माण कराया था। ठीक है, निर्माण। तो अगर बात करें सोमनाथ मंदिर की तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? अगर हम यहाँ से बात करें तो पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था कुमारपाल ने। किसने? कुमारपाल, जो इसी में आगे जाकर आपको एक शासक के रूप में मिलेंगे, कुमारपाल। ठीक है, इतना हो गया यहाँ से। ठीक है भाई, इसके बाद में एक शासक थे, जिन्हें हम कह सकते हैं जय सिंह। ठीक है, जय सिंह का पहले इनका नाम याद रखना, जय सिंह सिद्धराज। इनका शासन कब से कब तक था? इनका था 1094 से लेकर और 1143 तक। बस ज़्यादा कोई काम धाम कराने इन्होंने। ठीक है, इनके बाद में
इनके बाद में अगर मैं शासन की बात करूँ, तीसरे नंबर पर जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? कुमार राज। कुमार राज थे। इनका शासन जो रहा था 1143 से लेकर और 1172 तक रहा था। इन्होंने क्या काम करा था? इन्होंने काम करा था, चलो यहाँ ऐसा मान सकते हैं जय सिंह का एक काम लिख देते हैं, क्योंकि ये अकेला ऐसा सही नहीं लग रहा था। तो इन्होंने क्या था, संरक्षण किसे दिया था? संरक्षण दिया था किसको? जैन एक व्यक्ति थे, विद्वान थे, जिसका नाम था हेमचंद। हेमचंद को इन्होंने संरक्षण दिया था। बाद में ये कुमार राज जो है, ये हेमचंद्र से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। ये वही हैं जिन्होंने सोमनाथ को पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर का क्या कराया था? पुनर्निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है, कुमार राज ने। इतनी याद यहाँ से बात रख लेना, ठीक है। बाद में इनकी हत्या हो गई थी। बाद में क्या हो गई थी? इनकी हत्या हो गई थी। फिर अब बाद में शासक कौन बनते हैं? तो पहले एक बार रिकॉल कर लो इनको। भीम प्रथम, इतने से इतने, सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी, गजनबी ने की थी। सोमनाथ मंदिर पहले लकड़ी का, बाद में ईंटों का बना था। विमल शाह सेनापति थे, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, इन्होंने, जो इनके सेनापति थे। और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो कराया था कुमारपाल ने। जय सिंह सिद्धराज थे, 1194-43 तक शासन था, संरक्षण दिया था जैन धर्म के एक विद्वान थे हेमचंद को। कुमार राज आए इनके बाद में 1143 से 1172 तक। हेमचंद से जैन धर्म की दीक्षा ली और सोमनाथ का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद में जो आते हैं वो अजयपाल आते हैं। कौन आते हैं भाई? अजयपाल। इनके बाद में जो एक राजा आते हैं वो कौन आते हैं? इस वंश के, किसके? सोलंकी वंश के। उनका नाम है अजयपाल। कौन है? अजयपाल, ठीक है भाई। अब इनका शासन कब से कब तक था? इनका शासन 1172 से लेकर 1176 तक इनका ये शासन चला था। इनके बारे में बस दो ही बात याद रखनी है। इनके बारे में बस इतना याद रखना है कि शैव धर्म वाले लोग, शैव धर्म व जैन धर्म के लोगों में क्या हो गया था? क्या हो गया था? गृह युद्ध हो गया था, गृह युद्ध। और जिसमें क्या हुआ कि हजारों जैन भिक्षुकों की हत्या हो गई, ठीक है। हजारों मंदिर नष्ट हो गए। ये इनके समय में हुआ था काम, ठीक है भाई, अजयपाल के, ठीक है। इनके बाद में, अजयपाल के बाद में कौन आए थे? मूलराज आए थे। कौन आए थे भैया? मूलराज द्वितीय। कौन आए थे? मूलराज द्वितीय ये आए थे। इनका शासन था 1178, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक ऐसे शासक थे जिसने चौहानों की, यानी सोलंकियों की लौटी सत्ता जो है, जो लुट गई थी सत्ता, उनको दोबारा वापस किया था। क्या करा था ऐसा? इसने गोरी को जो है वो पराजित किया था। इन्होंने गोरी को पराजित किया था। और पहला ऐसा बनता था जिसने गोरी को पराजित किया था, इस बंद का, सोलंकी बंद का। तो इनने जो है, जो सारी इज्जत खत्म हो गई थी, वो इज्जत पुनः स्थापित की थी, ठीक है। तो ये इसलिए जाना जाता है। इसके बाद में कौन आया? भीम द्वितीय। इसके बाद में कौन आया था? भीम द्वितीय आया था। इसका युद्ध किससे होता है? गोरी से, ठीक है। और गोरी से क्या कर देता है? पराजित। गोरी पराजित करता है इसको, ठीक है। गोरी पराजित करता है, ठीक है। और गोरी के पराजित करने के बाद में फिर गुजरात पर अधिकार करके किसको? ऐबक को शासन दे देता है। तो ये थी इसकी कहानी। और यहाँ से क्या होता है? सोलंकी वंश भी जो हो जाता है वो जाता है समाप्त। तो इस तरीके से जो अभी हमने वंश पढ़े हैं, समझ गए नहीं, वो सभी वंश जो थे जुड़े हुए थे किससे? राजपूत वंश से, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में जो आपका सेशन है वो हमारा सेशन होना है राजपूत काल के बाद में सल्तनत काल, यानी कि दिल्ली सल्तनत वाला जो है पोर्शन है उसे हम पढ़ेंगे सल्तनत काल को। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो आज का सेशन केवल यहाँ पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई है, ठीक है।
चलो मिलते हैं नई क्लास के साथ। अगर सेशन को आपने अच्छे से पढ़ा तो शायद आप अच्छे तरीके से जान सकते हो, वरना तो आप अगर किताब के माध्यम से इसको देखोगे तो डाउट में फंस जाओगे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो जो चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।